सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि लास्ट लेक्चर रहने वाला है हमारा। एंड इट इज़ 20th लेक्चर, जिसमें कि हम लोग T20 खेलने वाले हैं। जल्दी से कंफर्म करिए कि वॉइस आ रही है कि नहीं प्रॉपर। कंफर्म कर। तेजस बोल रहे सर कम से कम हैंड कैम ऑन करके पढ़ा लो। अच्छा, हैंड कैम भी आता है क्या? क्यों? हाँ, आ रही है सब कुछ धका धक। अच्छा चलो तो वीर स्टार्ट करते हैं फिर। एंड ये लेक्चर नंबर 20th रहेगा। कबड्डी में भाई 7 ही प्लेयर होते हैं। लास्ट लेक्चर अभी मैं बताता हूँ लास्ट लेक्चर किस हिसाब से है। देखो अभी एनटीपीसी की क्लास बढ़ा दो। हाँ हाँ, मैं उसी का आंसर करने जा रहा हूँ बिकॉज काफ़ी सारे कमेंट्स थे उसके रिगार्डिंग, मैंने पहले भी देखा था। आज तो 2 बार रुला दिया सर ने। अच्छा 2 बार रुला दिया। हाँ? अच्छा तो लास्ट क्लास कर गए। हाँ, मॉर्निंग भी लास्ट क्लास, यहाँ पे भी लास्ट क्लास। हाँ चलो भाई, तो सर आज क्या सब कुछ ख़त्म करने के चक्कर। हाँ, सब कुछ ख़त्म करके संन्यास की ओर जाने की पूरी तैयारी में हैं हम अब। ठीक है, संन्यास लेने वाले अब। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हाँ, अब देखो है क्या कि एनटीपीसी की यार डेट्स आई नहीं है अभी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि PYQ सीरीज़ 1 और PYQ सीरीज़ 2 को मिला के 40 लेक्चर्स हो जाएंगे, जो अपने आप में काफ़ी मतलब ठीक ठाक अमाउंट है, और कंटेंट भी काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट का है। अब अगर किसी की दिली इच्छा है कि भाई नहीं नहीं, क्योंकि अब अगर ये है तो है कि भाई फॉर श्योर अप्रैल में तो एग्ज़ाम नहीं होगा, है ना, तो एटलीस्ट 1 महीना तो है ही। तो आपको पता है कि PYQ सीरीज़ 5 स्टार्ट होने वाली फ्रॉम द 1st अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो टीज़र आ चुका है आपका, है ना, तो उसमें आप रेगुलर हो सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आपको और कंटेंट कंज्यूम करने की इच्छा है तो। ठीक है, अब मुझे पता है वो बोलेंगे कि सर वो तो एसएससी वाला है, ये तो एनटीपीसी वाला है। तो देखिए सरन मैडम कि मैंने बताया 40 लेक्चर्स तो कंप्लीट करवा ही दिए आपको। और दूसरी बात, TCS आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, राइट। तो सिमिलर तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और काफ़ी हद तक सेम ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ी सी बोरियत हो जाती है जब मैं वही सेम चीज़ बार बार मैं कहाँ से नए क्वेश्चंस लेके आऊँ। समझ पा रहे होंगे आप मेरी भी दिक्कत को, है ना, कि 40 लेक्चर्स हो चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के दोनों में। ऑलमोस्ट देखें तो हमने ज़्यादातर चीज़ें कर ली हैं। फैट माई लिटिल बॉय जल्दी रिलीज़ होंगे, अप्रैल में ही आएंगे। ठीक है। और फैब नहीं है जतिन, फैट है, फैट फैट फैट। ठीक है, दीपांशी ये तुम हो बेटा। तेजस फोकस, फोकस तेजस। चलो भाई, तो शुरू करते हैं रिवीजन के साथ। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम? हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर्स बॉर्डर विद द बांग्लादेश? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नोन एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ पलवाज? और जब आपका डेट वगैरह आएगा एनटीपीसी का, तो आई वुड ट्राई कि कुछ बूस्टर लेक्चर्स में ले लूँ लास्ट में, है ना। आज लास्ट ही तो है, तो थाला फॉर रीजन होरीजन हो जाइए। 6 मारते हैं लेक्चर में, ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा
तो भाई बूस्टर डोज जो है आप मैं कोशिश करूँगा लास्ट में। चलो, तो इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? तानसेन ने दिया था ना, तांसले ने दिया था। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश के साथ कितने स्टेट्स बॉर्डर बनाते हैं? ठीक है, तो हमें पता है कि बांग्लादेश के साथ मैम टेक वाटर, ठीक है, मैम टेक वाटर। तो मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नोन एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवास? तो मर्चेंट्स कौन थे भैया? उर, ठीक है, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। सभा, इट वॉज असेंबली ऑफ लर्नेड ब्राह्मण्स। और कौन से इंस्क्रिप्शन से हमें सभा का जो इलेक्शन प्रोसेस है पता चलता है? बताओ, जो जल्दी से बताओ, किससे पता चलता है हमें? What is the minimum quorum required in the Lok Sabha so that it can transact the business? बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए कितने मिनिमम? तो 1/10, ठीक है, 1/10 इसका सही आंसर होगा। और ये किस आर्टिकल में है? ये आपका 100 सब क्लॉज 2 में है। सब क्लॉज 1 में क्या है? सब क्लॉज 1 में है आपका वोटिंग इन हाउस। एंड द अगला क्वेश्चन इज वेयर डज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर लाई? तो कहाँ पर लाई करता है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। क्या? अच्छा, इसमें चोलास का नहीं पल्लवास का पूछा है क्या? पल्लवास का, ओके ठीक है। पल्लव, चोला का तो और होता है और लेकिन अगर पल्लव का पूछा है भाई, पल्लव का, और ये आई थिंक हमने कल क्वेश्चन किया नहीं था, नहीं, नया टाइप क्वेश्चन है ये, खैर कोई नहीं। तो उसको नगरम बोलते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स है पल्लव के टाइम पे उसको नगरम बोलते हैं, और उनके टाइम पे यानी कि जो चोलास थे उनके टाइम पे उर बोलते हैं उसको। स्टार्ट करते हैं विद द लेक्चर नंबर 20। व्हेन डिड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रिसीव्ड द ब्रिटिश रॉयल असेंट? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को, एक सेकंड, चलिए, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर होगा जुलाई 1947, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट किस साल आया था? 1947 को। और इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम था जो पूरा इंडिया था उसको 2 डोमिनियंस में डिवाइड करना। वो 2 डोमिनियंस आपको पता है कौन से हैं? इंडिया और पाकिस्तान। हु रोट द बुक टाइटल गिफ्ट टू मोनोथिज्म? गिफ्ट टू मोनोथिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करिए। क्या चीज़? बांग्लादेश में कहाँ पे? मैम टेक वाटर है भैया। एक तो मिज़ोरम है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और वेस्ट बंगाल है, ठीक है। चलो, तो गिफ्ट मोनोथिज्म की अगर बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी है? राजयोग, कर्मयोग, ठीक है। और बाकी क्या क्या चीज़ें याद करी हैं, रिकॉल करो जल्दी से। तो जो हमने याद किया वो ये है कि इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। नेशनल यूथ डे मनाते हैं। 4 जुलाई 1902 की इनकी डेथ हुई थी। 1893 में इन्होंने शिकागो में स्पीच दी थी। फर्स्ट में 1897 को इन्होंने रामकृष्ण मूवमेंट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। बेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर था। एंड अगर बात करें, इनका नाम पे एक रॉक मेमोरियल है जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक। देन अगर बात करेंगे केशव चंद्र सेन,
तो इनके बारे में पता है कि जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो फादर थे, उन्होंने तत्वबोधिनी सभा बनाई थी 1839 में। देन उनके एफर्ट्स की वजह से इन्होंने ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया था। देन इन्हीं दोनों लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे। इसी वजह से 1867 में केशव चंद्र सेन अपना ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया लेके निकल गए थे और अभी देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्मो समाज लेके निकल गए थे। वहीं पे अगर बात करें, केशव चंद्र सेन वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर भी थे प्रार्थना समाज में, जो बॉम्बे में बना था। आत्माराम पंडुरंग ने बनाया था, 1867 में बनाया था। राजा राम मोहन रॉय इसका सही आंसर होगा। गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म के अलावा परसेप्ट्स ऑफ जीसस, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवत कामुदी, मिरातुल अखबार, ये भी इन्होंने लिखे थे। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय नहीं, 1817 में जो हिंदू कॉलेज है एट कैलकटा, उसको स्टैब्लिश किया था विद द हेल्प ऑफ डेविड हेयर के साथ मिलके। और इनको राजा का टाइटल किसने दिया था बताएंगे। और स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम, ओरिजिनल नेम क्या था। दयानंद सरस्वती के ओरिजिनल नेम की बात करेंगे, मूल नाम मूल शंकर था। आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में। पहली यूनिट लाहौर में, पहली यूनिट बॉम्बे में, देन उसके बाद लाहौर में शिफ्ट कर दिया था। और इनकी आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट, प्योरिफिकेशन मूवमेंट चलाया था उनके लिए, जो कन्वर्ट हो गए हिंदू धर्म से किसी और धर्म में। इनकी किताब का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। और बात अगर करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की, तो इनका मूल नाम क्या था, नरेंद्रनाथ दत्ता था। ठीक है, और राजा का टाइटल इनको अकबर दी सेकंड ने दिया था। Which of the following rivers does not originate from the Peninsular Plateau? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। सोन, गंडक, चंबल या फिर महानदी। बताइए बताइए जल्दी बताइए, पेनिनसुलर प्लेट्यू से कौन सी नहीं निकलती है। तो सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है, इट इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो गंगा की बहुत कम ही राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि हमें पता है राम गंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा। ये तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी सारी। क्यों, क्योंकि गंगा का फ्लो इस तरफ है। देन यहाँ से यमुना ज्वाइन करती है और यहाँ से सोन ज्वाइन करती है और एक छुटकू सी पुनपुन है। ठीक है, तो मेन तो यमुना और सोन ही है अगर देखा जाए तो। सोन जो है कहाँ से निकलती है ज़रा बताइए। गंडक, तो ये है हमारी राम गंगा, ये है गोमती, ये है घाघरा, ये है गंडक, ठीक, ये है कोसी और ये है महानंदा। ध्यान ये रखना कि राम गंगा और जो गोमती हैं ये तो निकलती हैं इंडिया से। गोमती की अगर बात करेंगे तो जो फुलहर लेक है, फुलहर झील, वहाँ से। ठीक है, गोमती जो है वो फुलहर लेक से निकलती है। लेकिन घाघरा, गंडक, कोसी ये इंडियन हिमालय से नहीं, या तो नेपाल या तिब्बतन या नेपाल तिब्बत बॉर्डर हिमालय से निकलती हैं ये। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इनमें से तीनों में से कोई इंडिया से नहीं निकलती है। यमुना जो है अब हंसी मुझे इसलिए आई, अब मैं क्या बताऊँ एंटीसीडेंट है कि नहीं है, क्योंकि एसएससी ने अभी जब आंसर की थी तो सबसे पहले तो बोला कि एंटीसीडेंट नहीं है यमुना। फिर रिप्रेजेंटेशन फाइल हुआ तो बोल दिया कि नहीं नहीं सबको नंबर मिलेगा। अब पता नहीं यमुना उसके, तो यही मतलब हुआ ना कि यमुना एंटीसीडेंट है यही तो मतलब हुआ। अगर पहले यमुना दे के और फिर हटा लिया तो मैं क्या पढ़ाऊँ क्या ना पढ़ाऊँ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अब क्योंकि आपका TCS एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो वैसे तो अगर ओरिजिनली देखें तो एंटीसीडेंट रिवर आपकी कौन कौन सी है। एंटीसीडेंट यानी वो रिवर्स जो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले ही बह रही हैं। एंटीसीडेंट में आपकी आती हैं कौन 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 कौन, सतलज आती है, कोसी आती है, ब्रह्मपुत्र आती है, गंगा आती है, यमुना तो नहीं आती है। ठीक है, ज़्यादातर जो सोर्सेज में है, लेकिन खैर अब कोई नहीं। तो आगे बढ़ें तो अगर बात करें नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये तो ओरिजिनेट होती है नीचे से ही आ रही है। सोन कहाँ से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से, अमरकंटक पठार से। और अमरकंटक जो प्लेट्यू है ये किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है और यहाँ से कौन सी एक और रिवर, मेजर रिवर निकलती है जो वेस्ट की ओर बहती है और वेस्ट में फ्लो होने वाली सबसे लंबी नदी है। चंबल की अगर बात करेंगे तो ये मौ प्लेट्यू से निकलती है। एंड ये किस लिए जानी जाती है, ये गली इरोजन के लिए जानी जाती है। गली इरोजन करती है, बैड लैंड और क्या क्रिएट करती है, गली इरोजन करके रेवाइंस क्रिएट करती है। एंड रेवाइंस क्रिएट करके बैड लैंड टोपोग्राफी बनाती है। बैड लैंड टोपोग्राफी। बैड बॉय ये किसकी ऑटोबायोग्राफी जरा बताना। महानदी की अगर बात करेंगे तो ये सिहावा हिल से निकलती है, सिहावा पहाड़ियों से।
तो यहाँ पर गंडक आंसर होगा, बिकॉज गंडक तो भैया कहाँ से निकल रही है, हिमालय से निकल रही है, हिमालय से निकल रही है, पेनिनसुला प्लेट्यू से नहीं निकल रही है, ठीक है। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी, यमुना की, विच इज इन टर्न इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। और चंबल की अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, सब लिखवा चुका हूँ चंबल के बारे में, मऊ प्लेट्यू और ये बैडलैंड टोपोग्राफी एंड एवरीथिंग। तो चंबल की अगर बात करेंगे तो काली सिंध, पार्वती, ठीक है, और बानस, ये सब क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल की। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक। और कुछ पूछा था, हाँ, अमरकंटक प्लेट्यू से और कौन सी निकलती है, तो ये निकलती है आपकी नर्मदा, ठीक है। और नर्मदा वेस्ट में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, विंध्या और सतपुरा के बीच में फ्लो होती है। और कैसे फ्लो होती है भी पता होना चाहिए, तो ये होती है विंध्या, ठीक है, ये है सतपुरा आपकी, ये विंध्या है, ये सतपुरा है, और बीच में आपकी फ्लो हो रही है कौन सी, नर्मदा, ठीक है। और नर्मदा के नीचे आपकी फ्लो होती है तापी। लो एनुअल रेंज ऑफ, और तापी कहाँ से निकलती है जरा बताना। लो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड हाई एनुअल रेनफॉल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसकी कैरेक्टरिस्टिक है। गंडक की अगर बात करेगा ना स्पेसिफिकली कहाँ से निकलती है, तो ध्यान रखना न्यूबाइन, न्यूबाइन हीमल ग्लेशियर करके है, वहाँ से निकलती है ये, ठीक है। जो यमुना है वो तो इंडियन हिमालय से ही निकलती है, अगर हम देखें तो वो आपकी बंदरपुंछ रेंज है, कि यमुनोत्री ग्लेशियर पड़ता है वहाँ पे बंदरपुंछ रेंज में, तो वहाँ से निकलती है यमुना, ठीक है। प्रभु आज लास्ट लेक्चर है, समझ नहीं आ रहा है कि हंसे या रोए हैं। बेटा जो भी करना बाद में कर लेना, पहले आंसर दे लो, है ना। बैतूल से निकलती है, बिल्कुल सही बताया, देबलीना, दीपांशी, काव्या, सभी ने सही बताया। लर्निंग, बैतूल प्लेट्यू जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। लो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड हाई एनुअल रेनफॉल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो लो एनुअल रेंज काफ़ी कम होती है। रेंज का मतलब है कि हाईएस्ट एंड लोवेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो, ठीक है। और एंड हाई एनुअल रेनफॉल होती है। कैरेक्टरिस्टिक किसकी हैं, तो ये ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक हैं, विशेषताएं हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं तो जो हमारी कोस्टल सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मुंबई हो गई, है ना, कोची हो गई, चेन्नई हो गई, ठीक है। तो ये जितनी भी सिटीज़ हैं आपकी कोस्टल सिटीज़, ये एक्सपीरियंस करती हैं क्या, लो रेंज ऑफ टेम्परेचर, लो रेंज ऑफ टेम्परेचर एक्सपीरियंस करती हैं। क्यों, और यहाँ पर आप अंदर जाओगे तो यहाँ पर हाई वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, हाई रेंज देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, कानपुर, दिल्ली, अंदर और बढ़ोगे जैसलमेर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर है आपका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी, यहाँ पर रेंज कम होती है, गर्मी उतनी गर्म नहीं, सर्दी उतनी सर्द नहीं, क्योंकि मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी है यहाँ पर। और इस भी सीजल में इस पे क्वेश्चन भी बना था इस पे। और जितना अंदर जाओगे वहाँ पर आपको उतना ही कॉन्टिनेंटैलिटी का इफेक्ट देखने को मिलेगा। कॉन्टिनेंटैलिटी का मतलब है महाद्वीपीयता, यानी कि जितना आप कॉन्टिनेंट के अंदर जाओगे उतना ही वेरिएशंस, उतना ही ज़्यादा रेंज देखने को मिलेगी, उतना ही कम रेनफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। रेंज ऑफ रेनफॉल हाई हो सकता है लेकिन रेनफॉल कम होगा। यहाँ पर रेंज कम हो सकता है लेकिन रेनफॉल हाई होगा, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषता ये है कि यहाँ विंटर्स में रेनफॉल होती है। जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो रीजन पड़ता है वहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जो क्लाइमेट है या फिर ये जो रीजन है, ये अपना सिट्रस फ्रूट्स के लिए काफ़ी जाना जाता है, खट्टे फलों के लिए, ठीक है। फिफ्थ में आते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन बंगाल इन विच ईयर। तो वॉरेन हेस्टिंग किस वर्ष पहले बंगाल के, किस वर्ष, बंगाल के, ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। 73, 57, 83 या फिर 67, अदा। तो हमें पता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था किस पर्टिकुलर एक्ट से, ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आपको याद हो इसके रिगार्डिंग हमने ये पढ़ा था कि जो रॉबर्ट क्लाइव 1765 में जो इलाहाबाद की ट्रीटी से डुअल गवर्नमेंट इसने स्टार्ट किया बंगाल में, उसको इसने एंड किया वॉरेन हेस्टिंग ने। ये पहला और एकमात्र हम बोल सकते हैं कि ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट चला था, महाभियोग चला था ब्रिटेन में। तकरीबन 7-8 साल तक चला था लेकिन ही वॉज एक्विटेड फाइनली।
एक्विटेड मतलब बरी कर दिया गया था, कोई चार्जेस प्रूव नहीं हुए थे, लेकिन करप्शन करने के चार्जेस थे इसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी में रहते हुए। ठीक है, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और उसी के थ्रू इसको बनाया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ही वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कॉमेंट में आपको बताना है कि व्हेन डिड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बना, वो भारत का गवर्नर जनरल ऑफ कब बना और पहला कौन था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज प्रेजेंट इन ओडिशा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का बेसिन जो है ओडिशा में मौजूद है, बताइए। तो ये कौन सा एक्ट था आपका, ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेटिंग एक्ट था, चार्टर एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, तो ये चार्टर एक्ट था, ध्यान रखना। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं था, ये चार्टर एक्ट था आपका, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसके थ्रू क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंडिया में बदल गया था और पहला हमारा बना था विलियम बेंटिक। कौन था इस टाइम पे, ये वॉज विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के टाइम पे और क्या हुआ था, मैकुलेज मिनट आया था 1835, जिसने कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया था, है ना, और फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी इसको बोल देते हैं। सर्किट कोर्ट से अबॉलिश हुए थे, ठगी वाला जो सिस्टम है वो इसके टाइम पे ख़त्म हुआ था, और सती प्रथा भी इसी के टाइम पे एंड हुई थी। तो किस रिवर का बेसिन, अब बेसिन का मतलब ये है कि जैसे रिवर है, रिवर की ट्रिब्यूटरी है, उसकी ट्रिब्यूटरी है, तो मतलब ये जो पूरा है काइंड ऑफ, इसको हम बोलेंगे बेसिन पूरा उसका। ठीक है, तो बेसिन किसका, उड़ीसा में है। तो आप वैसे बात है, कावेरी तो बहुत नीचे है, कावेरी कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक का कोगाडू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक जगह पड़ती ताल कावेरी, या फिर जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, वहाँ से निकलती है कावेरी। ठीक, ताल कावेरी जो करके जगह पड़ती है कोगाडू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक में, कर्नाटक देन जाएगा तमिलनाडु में, लेकिन सर्टन पार्ट इसका रहता है कहाँ पे भी, केरला में भी। बेसिन की जब बात करते हैं, बेसिन में मतलब उससे रिवर की बात नहीं हो रही है, उसकी ट्रिब्यूटरीज की भी बात हो रही है। नर्मदा हम देख चुके हैं, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, जो कि एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाता है, ध्यान रखना, जो अमरकंटक प्लेट्यू है वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाता है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न वो होता है जहाँ से मल्टीपल रिवर्स एक सेंट्रल डोम या पीक से निकलती हैं आपकी। ठीक है, कृष्णा की अगर बात करेंगे तो ये आपकी जो महाबलेश्वर है वहाँ से निकलती हैं। ठीक है, महाबलेश्वर से, और जो आपकी गोदावरी वो तो आपको पता ही है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ये भी महाराष्ट्र से निकलती है, गोदावरी भी महाराष्ट्र निकलती है, कर्नाटक से निकलती है, एंड इसका भी यहाँ पर नहीं, उड़ीसा में महानदी। ठीक है, जैसे कि कोसी को हम बोलते हैं क्या, सौरो ऑफ बिहार, कोसी रिवर को। ठीक है, उसी तरह ही हम उड़ीसा को पहले बोलते थे सौरो ऑफ उड़ीसा, लेकिन अभी तो नहीं बोलते हैं, बिकॉज अभी उतने ज़्यादा फ्लड्स नहीं आते हैं इसकी वजह से, है ना। चलो भाई, तेजस क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। सर आपने सारे एक्ट्स कौन सी वीडियो में कराया है, आप सर्च करो यूट्यूब पे, एक्ट्स परमार एसएससी में सर्च करता हूँ। हाँ, तो देखो 2 महीने पहले मैंने लिया है, तकरीबन 2 लाख व्यूज़ हैं उसमें, जाके उसको आप देख सकते हैं, उसमें सारे एक्ट्स हैं। ठीक है, सारे सारे सारे। बेटा सुधर जाओ कुछ लोग, है ना, अब समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नहीं तो फिर मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। तो थोड़ा ढंग के कमेंट कर लेंगे, नहीं तो फालतू में क्यों आखिरी दिन ब्लॉक करूँ। आगे बढ़ते हैं अभी। Which 5-year plan aimed at accelerating food grain production, increasing employment and productivity with a focus on food, work and productivity? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भोजन कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार और उत्पादकता बढ़ाना था? 7th, 4th, 3rd या फिर 6th प्लान? तो क्या आंसर होगा? तो देखो भाई, 3rd का तो था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, इसीलिए इसी टाइम पे क्या आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इसी टाइम पे, है ना। 4th का क्या था, 4th का था क्या, ग्रोथ विद सस्टेनेबिलिटी। किस मॉडल पे बेस्ड था, सस्टेनेबिलिटी। ये था गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड, ये था रुद्र एलन पे, 5th था डीपी धर मॉडल पे, जो 5th वाला था उसमें ध्यान रखना गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था।
मिनिमम नीड्स अप्रोच दिया गया था एंड जो आपका क्या बोलते हैं उसको 15 पॉइंट्स जो प्रोग्राम है वो भी 5th 5 ईयर प्लान के टाइम पे ही आया था, ठीक है। 7th प्लान की बात करेंगे तो इसको हम याद करते हैं FWP से, जो राजीव गांधी के टाइम पे आया था, ठीक है। फूड वर्कर प्रोडक्टिविटी, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, वर्क का मतलब एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी वही है, FWP करके आपको याद करना है इसको, ठीक है। बाकी तो 5 ईयर प्लान हम देख चुके हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें तो ध्यान रखना, शुरू के जो 3 5 ईयर प्लान थे उसमें नेहरू, अगले वाले 3 में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, देन अटल बिहारी वाजपेयी प्लस मनमोहन सिंह, ठीक है। याद रहेगा, मैं लिखता हूँ नेहरू, इंदिरा, राजीव, PV, अटल बिहारी, देन जो अगला वाला था 3 3 6 7 8 9, ठीक है। एंड 10 में कौन था, अटल बिहारी प्लस मनमोहन प्लस देन आएगा आपका 11, इसमें आपके मनमोहन, 12वें में भी मनमोहन, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर्स भी आपको पता होने चाहिए, कमेंट करके बताओ। बाकी तो यार पता है, फर्स्ट आपका जो है वो हायर डोमर मॉडल पे बेस्ड था, एग्रीकल्चर फोकस था उसका भी। सेकंड वाला PC महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तेजी से औद्योगिकरण उसका मेन गोल था, 3 स्टील प्लांट्स को स्टैब्लिश किया गया था। तीसरा वाला काफ़ी बड़ा फेलियर था, 5.6% का टारगेट रखा था, अचीव सिर्फ 2.8% कर पाए थे। क्यों? क्योंकि 3 कारण थे, 1962 में चाइना के साथ वॉर, 65 में पाकिस्तान के साथ, एंड जो फेमाइन आ गया था वो 4th डिस्कस किया, 5th डिस्कस किया। देन हमें पता है कि 3rd के बाद एक तो प्लान हॉलीडेज आए थे, 1966 से लेके 69 तक कोई प्लान नहीं था, प्लान हॉलीडे थे। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए 5th के बाद, यानी कि देखो 4th वाला तो 69 से 74 तक चला था, 5th वाला 74 से 78 तक चला था, और 5th के बाद एनुअल प्लान, ये रोलिंग प्लान आया था, रोलिंग प्लान 78 से 80, 2 साल कोई प्लान नहीं, रोलिंग प्लान था जनता गवर्नमेंट के उसमें, ठीक है। चलो भाई, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, एंड दैट इज नूपा जो डांस है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर दीजिए। चलो भाई, तो नूपा की बात करेंगे तो पहले तो झारखंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। झुमैर यहाँ का है, झुमैर किसी भी तरह का पूछेगा यार, अब मर्दाना झुमैर पूछ लिया, जनानी वनानी कुछ भी, ठीक है। दोमकच, और ऐसा नहीं झुमैर सिर्फ रिजर्व्ड झारखंड का, जो उड़ीसा वगैरह वहाँ पे भी थोड़ा बहुत हो जाता है। दोमकच, झूमटा, फगुआ, पैका, पैका फेस्टिवल भी है, डांस भी है, और ये मार्शियल डांस है, ध्यान रखना किस तरह का, मार्शियल है ये। देन और क्या लिख सकते हैं, मुंडारी हो सकता है, ठीक है, और छऊ हो सकता है। और छऊ भी इसी तरह से ध्यान रखना, जो छऊ होता है वो 3 तरह का होता है, मैंने आपको पढ़ाया था अगर आपको याद हो, याद है आपको, सराईकेला छऊ, पुरुलिया छऊ, और मयूरभंज। मयूरभंज उड़ीसा में, पुरुलिया वेस्ट बंगाल में, सराईकेला झारखंड में। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक का सबसे इम्पॉर्टेंट है यक्षगान, ठीक है, यक्षगान है यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि होता है आपका कहाँ पर, कर्नाटक में। इसके अलावा भी होते हैं जैसे कि हुट्टारी, डोल्लू कुनीता, ठीक है, तो कुनीता हो जाएगा, करगा, सुग्गी, ये सब कहाँ के हैं, कर्नाटक के। और इसका सही आंसर होगा मणिपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जो नूपा डांस है मणिपुर। और यहाँ के और क्या है, जैसे कि चोलोम डांस है, जो कि पुंग के साथ किया जाता है, चोलोम, पुंग चोलोम भी बोलते हैं उसको, ठीक है, ध्यान रखना। जागोई, जागोई है। थांगटा यहाँ का मार्शल डांस है। मणिपुरी रास लीला होती है यहाँ पर, ठीक। और कुछ यहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं, और तो नहीं है, ठीक है। तमिलनाडु की अगर बात करेंगे, क्लासिकल डांस तो यहाँ का भरतनाट्यम है, लेकिन बाकी अगर बात करेंगे नाट्यांजलि, नाट्यांजलि हो जाएगा। और कावड़ी अट्टम, कावड़ी फेस्टिवल होता है और उसी टाइम पे परफॉर्म किया जाता है कावड़ी अट्टम को। देवरट्टम, कोलट्टम, ठीक है, ये सब तमिलनाडु के हैं। Disputes regarding the election of the president and vice president shall be inquired into and decided by the Supreme Court, whose decision shall be final.
एंड इट इज़ मेंशनड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो किस आर्टिकल में मेंशनड है ये आपको बताना है। 54, 74, 58 या 71। हार्दिक पांड्या चित्रती, ओके। अभिषेक चौधरी तुमको करना ही पड़ेगा हमको थोड़ी देर के लिए, अभी तो टाइम आउट कर रहे हैं और तुम नहीं सुधरे ना, तो देखना फिर। चलो भाई, तो डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो 54 में तो नहीं होगा यार, ठीक है। तो जितने भी आर्टिकल हैं प्रेसिडेंट वाले, हम इनको इस तरह से याद करते हैं। प्रेम, ट्रैकिंग पे चलना है, सो कम इन टाइम, है ना, इस तरह से याद करते हैं। तो 52 देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। 54, ठीक है, ये 52, 53, 54 ये क्या बोलता है, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताता है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है कि इसके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इसके इलेक्शन में, इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टेड एमपीज़ एंड एमएलएज, यानी कि सिर्फ निर्वाचित सांसद और विधायक। ऑलराइट, नॉमिनेटेड वाले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू इम्पीचमेंट, महाभियोग की जब बात करते हैं, किस कंट्री से लिया जरा बताना। तो कौन इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इलेक्टेड भी हैं और नॉमिनेटेड भी हैं और एमएलए नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो तो एमएलए भी हैं साथ में, क्लियर है। एंड 55 में क्या है, मैनर ऑफ इलेक्शन है। और मैनर क्या होता है, किस तरह से क्या प्रोसेस है इलेक्शन का, तो वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व, और एसटीवी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत। 58 में बात करें, 74 की अगर बात करेंगे तो आपको पता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इसी के बेसिस पे हम बोलते हैं कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, एंड इज द डी फैक्टो हेड ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट, ठीक है। और 75 में तो आपको पता है इनकी अपॉइंटमेंट के बारे में दिया हुआ है कि पीएम की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, देन बाकी लोग की भी जो अपॉइंटमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। 58 में है क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट, क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, सिटीजन तो होना ही चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, एंड ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड, शुड बी क्वालिफाइड और शुड बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्यता होनी चाहिए। आंसर होगा 71। आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिगार्डिंग कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखेगा। दैट मीन्स ये जो चीज़ हुई सुप्रीम कोर्ट की, ये ना सिर्फ ओरिजिनल हुई बल्कि एक्सक्लूसिव भी हुई, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है इन मैटर्स को, इन केसेस को, और कोई कोर्ट नहीं, ठीक है। और जब एमपीज़ और एमएलएज की बात आती है ना, सांसद और विधायक लोगों के जब चुनाव के डिस्प्यूट होते हैं, उसको हाई कोर्ट देखता है, और वहाँ पे हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, बट वी कैन नॉट से कि एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 131, ये किसकी बात करता है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है सेंटर और स्टेट के बीच में या फिर स्टेट्स के बीच में, तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, यानी कि सबसे पहले आप जा सकते हो बिना बाई वे ऑफ अपील, तो ओरिजिनल है और सिर्फ वही देख सकता है। और हमने लिया कहाँ से इम्पीचमेंट का प्रोसेस, यूएसए से लिया है। और प्रेसिडेंट को किस ग्राउंड में इम्पीच किया जा सकता है, व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रोक्स इन स्विमिंग डज नॉट स्टार्ट विद अ डाइव इनटू द पूल फ्रॉम आउटसाइड, ने तैराकी में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक बाहर से पूल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल या फिर ब्रेस्ट स्ट्रोक। तो इसके लिए आपको, अगर आप नहीं देखते हैं सर, हजार 24 नहीं होगा यार, ठीक है, 1024 नहीं होगा सचिन सिंह, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे आंसर क्या होगा, बटरफ्लाई नहीं, बटरफ्लाई में तो सीधा जैसे होता क्या ना, आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म होता है और पानी होता है, लेंस बनी होती हैं ऐसे, लेंस बनी होती हैं, लेंस बनी होती हैं ऐसे, ठीक। और इन लेन में ऐसे झम से कूदते हैं सब, ठीक है। लेकिन इनमें से एक ऐसा जिसमें झम से नहीं कूदते हैं, पहले से ही पानी के अंदर रहते हैं। पानी के अंदर कैसे, अपने यहाँ पे पैर एकदम टिका के, और एक ऐसे वो लगे होते हैं, हैंडल लगे होते हैं, हैंडल लगे होते हैं, इनको पकड़े रहते हैं हैंडल को कायदे से टाइटली, और पैर लगा रखे होते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे वॉल होती है, ठीक है, वॉल होती है यहाँ पे,
तो समझ पा रहे हो ना मेरी भावनाओं को, यहाँ पर हैंडल्स लगे हुए हैं ऐसे करके, तो उनको पकड़े हुए हैं और जैसे सीटी बजेगी खड़ाम से ऐसे पीछे हाथ मारेंगे, यानी कि बैक स्ट्रोक होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, देख लेना अगर ना समझ में आ रहा हो यूट्यूब पे, तो मतलब हैंडल पकड़े रहते हैं और जैसे ही सीटी बजेगी, पानी में ही है ना, तो बाहर से नहीं आ रहे ना, पानी के अंदर में ही है वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। और आपको पता है कि जो स्विमिंग होता है उसमें कितने इवेंट्स होते हैं? स्विमिंग में, ओलंपिक में कितने इवेंट्स होते हैं? हाउ मैनी इवेंट्स आर देयर इन दिस स्विमिंग इन ओलंपिक्स? तो टोटल ध्यान रखना 17 17 34 35 इवेंट होते हैं, ध्यान रखना। 17 मेन के होते हैं, 17 विमेन के होते हैं और एक जो है मिक्स्ड होता है, तो 35 इवेंट होते हैं। एंड यू नो कि जो मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन है ऑफ ऑल टाइम, ही इज़ माइकल फेल्प्स, जो कि स्विमिंग से ही एसोसिएटेड हैं आपके। टोटल कितने मेडल जीते हैं इन्होंने, कोई बताएगा? टोटल कितने जीते हैं, और उसमें से गोल्ड कितने हैं, और एक ही ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा कितने जीते थे? टोटल 28, उसमें गोल्ड है 23, समझ रहे हो। और 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक्स हुआ था, जिसमें कि अभिनव बिंद्रा ने पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल दिलाया था इंडिया के लिए, उसमें इन्होंने अकेले 8 गोल्ड मेडल जीते थे, समझ रहे हो। क्योंकि इसमें इवेंट बहुत सारे होते हैं, जैसे मनु भाकर ने 2 मेडल जीते, एक तो 10 मीटर वाले इवेंट में, 10 मीटर पिस्टल इवेंट में, देन 10 मीटर मिक्स्ड वाले इवेंट में, देन एक में वो चूक गई थी, नहीं 3 जीते, क्योंकि मल्टीपल इवेंट होता है। तो ऐसे इसमें स्विमिंग में सबसे ज़्यादा इवेंट होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? प्रतीक्षा एडगोल सही है, देवबर्पण सरकार अभिषेक सिंह सही है। चलो, तो सबसे वाला जो पहला आपका हुआ था सेशन, उसमें 72 डेलीगेट्स थे फर्स्ट वाले में। 78 लोगों ने कहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जरा बताना। 78 लोगों ने, तो यहाँ पर आंसर होगा 434। और दूसरा सेशन कहाँ पर हुआ था? कैलकाटा में हुआ था, जिसको प्रिसाइड किसने किया था? दादा भाई नौजे। आई थिंक कल ही परसों सब सारे मैंने बताए थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और पहला गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था। 78 लोगों ने गांधी जी के साथ मार्च निकाला था, वो दांडी मार्च। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? बरेली, लखनऊ, रोहतक क्या कानपुर? तो बरेली से तो लीड किया था खान बहादुर ने, खान बहादुर, ठीक है। लखनऊ से बेगम साहिबा ने, जो अवध के लास्ट नवाब थे, कौन थे जल्दी से बताओ? उनकी बेगम साहिबा थी, बेगम हजरत महल। रोहतक से नहीं, कानपुर से किसने लीड किया था? नाना साहब, ठीक है। और तांतिया टोपे। नाना साहब कौन थे? एडॉप्टेड सन थे किसके? बाजीराव दी सेकंड के, है ना। 1857 का रिवोल्ट कब शुरू हुआ था? देखो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी हुई थी। देन 10 मई को मार्च निकाला था सभी सीपॉयज ने, सिपाहियों ने दिल्ली की तरफ, जिसको दिल्ली चलो बोला गया, ठीक है। इसलिए सीपॉय म्यूटिनी भी बोलते हैं इसको। देन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर ने बोला था इसको। एंड इसमें इसका जो इमीडिएट कॉज था, इसका 1857 का इमीडिएट कॉज था, दैट वाज यूज़ ऑफ ग्रीस कार्ट्रिजेस, यानी चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। वैसे रीजंस तो और भी बहुत सारे थे, जैसे कि सिपाहियों को बड़ा मिसट्रीट किया जाता था, थोड़ा सा लेस ख़राब ट्रीटमेंट मिलता था एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। उनको बाहर भेजने की बात थी कि भाई बाहर भेजेंगे तो उससे ये था कि भाई हम उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मेनली तो सीपॉय से एसोसिएटेड था, और बाकी तो आपने देखा है कि अलग अलग छोटे छोटे रीजन थे, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो हड़प नीति जो लाया था कौन? 1848 में अपना डलहौजी, है ना। सतारा, संबलपुर, जैतपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये सब आपको याद होना चाहिए पूरा ऑर्डर में, वो सब ऑर्डर में आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 13 है द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन? तो भारत का सबसे बड़ा पवन फार्म क्लस्टर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र?
तो सबसे बड़ा विंड फार्म जो क्लस्टर है वो तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तमिलनाडु में ध्यान रखना नेवेली करके जगह है, और ये जो नेवेली है ये किसके लिए फेमस है? किसके लिए फेमस है? ये फेमस है आपका जो लिग्नाइट कोल है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जिसको कि हम ब्राउन कोल भी बोलते हैं, तो उसके लिए फेमस है ना। सबसे अच्छा वैरायटी कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। देन बाइटुमिनस, जिसको मेटलर्जिकल कोल, देन लिग्नाइट, देन पीट सबसे बेकार होता है। और टर्शरी कोल कहाँ मिलता है? वो अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस परफॉर्मर ऑफ द कथकली क्लासिकल डांस। निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? गोपीनाथ, सुनंदा नायर, पंकज चरण दास या फिर राजा रेड्डी। देखिए रेड्डी आपको सर नेम दिखेगा तो आंसर कुचिपुडी होगा, तो इसको एलिमिनेट करेंगे हम। कुचिपुडी कहाँ का क्लासिकल डांस है बताएंगे। पंकज चरण दास कौन है? इनको तो फादर ऑफ ओडिसी भी बोलते हैं, और ओडिसी से एक और फेमस एक्सपोनेंट का नाम बताइए जिनको पद्म विभूषण मिला था सन 2000 में, और जो पखवाज भी बजाते थे। सुनंदा नायर, सुन, ठीक है, मोहिनी मोहिनी गोपी के कान में जाके सुना जय राधा कृष्ण की अम्मा, तो मोहिनी अट्टम है ना, गोपी से गोपिका वर्मा, ठीक है, गोपी के कान में कनक रेले, सुना से सुनंदा नायर थी। ठीक है, तो ये आपकी मोहिनी अट्टम से एसोसिएटेड है, मोहिनी अट्टम। एंड आंसर क्या हो जाएगा? तो एलिमिनेट करके आपको सही आंसर मिल गया, गोपीनाथ। और ओडिसी से एसोसिएटेड हैं आपके जो केलुचरण महापात्रा हैं, जो पखवाज ही बजाते थे, और आपके 2000 में इनको पद्म विभूषण भी मिला था। ठीक है, क्या देवी सरनेम होता है तो मणिपुरी होता है, सौरभ। PYQ2 सफिशिएंट है क्या जी के जी? PYQ2 कौन सी है? ये रेलवे वाली अनुभव। द पूना पैक्ट ऑफ 1932 वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन विच टू लीडर्स। तो 1932 का पूना समझौता किन दो नेताओं के बीच हुआ था? नेहरू जिन्ना, नेहरू अम्बेडकर, गांधी अम्बेडकर या गांधी जिन्ना। तो ध्यान रखेंगे 1932 का पूना पैक्ट हुआ था किसके बीच में? ये हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में। ऑप्शन नंबर 3 हुआ क्यों था? क्योंकि रैमसे मैकडोनल्ड ने अनाउंस किए थे क्या? सेपरेट इलेक्टोरेट। मैकडोनल्ड अवार्ड जो अनाउंस हुआ था, मैकडोनल्ड अवार्ड, ये जो अनाउंस हुआ था, इसमें अनाउंस हुआ था कि वे वुड हैव सेपरेट इलेक्टोरेट्स। किसके लिए? दलित्स के लिए। ये बात गांधी जी को मंजूर नहीं थी, तो इसलिए वो यरवदा जेल पूना में फास्ट एंड टू डेथ में चले गए कि भाई इसको वापस लो। अम्बेडकर जी सपोर्ट में थे, तो फिर दोनों लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट को ख़त्म करेंगे, लेकिन रिजर्व जो सीट्स होंगी दलित्स के लिए उनको बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये एग्रीमेंट हुआ था 1932 में, ये हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द टर्शरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? बाकी तो टर्शरी कोल मैंने पूछा तो वो आपका नॉर्थ ईस्ट में, मेनली मेघालय वगैरह में आपको देखने को मिलता है टर्शरी कोल। टर्शरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो सर 3 सेक्टर होते हैं हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी सेक्टर से एक्टिविटीज़ जो हमारी एसोसिएटेड हैं वो कौन सी होती हैं? वो जो नेचर से डायरेक्टली जुड़ी हुई होती हैं। अब नेचर से डायरेक्टली कौन कौन सी जुड़ी हुई हैं? तो वो आपकी एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है, ठीक है, ये सब फिशिंग है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपकी एसोसिएटेड हैं किससे? ये आपकी एसोसिएटेड हैं प्राइमरी सेक्टर से। ठीक है, ये प्राइमरी सेक्टर से एसोसिएटेड है। वहीं सेकेंडरी सेक्टर से अगर बात करेंगे तो जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं वो एसोसिएटेड हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो भी यहाँ प्राइमरी सेक्टर से मिलता है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है यहाँ पे। और टर्शरी सेक्टर में आपका एसोसिएटेड है जिसको मेनली हम सर्विसेज, जैसे इसको हम प्राइमरली एग्रीकल्चर सेक्टर बोल देते हैं, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोल देते हैं बिकॉज चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। और टर्शरी सेक्टर को हम बोल देते हैं सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रहेगी। तो यहाँ पर मन ये तो होगा नहीं, टर्शरी पूछा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई सर्विसेज है ना, ये भी सर ध्यान रखिएगा किस में आएगा? ये भी सेकेंडरी सेक्टर में आएगा आपका। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं
क्लियर है यहाँ तक सभी को? कभी कभी क्या होता है यहाँ पर आपसे परसेंटेज पूछ लेता है किसका, LFPR एंड GDP का। LFPR का मतलब है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है और GDP में कंट्रीब्यूशन कितना है। तो LFPR में अगर बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 का डेटा बता रहा हूँ ये मैं, 2011 का जो सेंसस का डेटा है, 54.6, 24.3 और ये 21.1। वहीं GDP की बात करूँगा तो 14.3 समथिंग या फिर 14.4%, 31.4% और ये 54% रफली। ठीक है, तो ये GDP में कंट्रीब्यूशन और LFPR ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताओ, हु इज़ अ मार्जिनल वर्कर? मार्जिनल वर्कर कौन होता है? हु इज़ अ मार्जिनल वर्कर? बताओ जल्दी से। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज़ अ वर्क पब्लिश्ड बाई, तो ब्रिटिश भारत का इतिहास ये किसके द्वारा प्रकाशित एक काम है? बताइए जल्दी से। लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स, कैनिंग या फिर जेम्स मिल? किसके द्वारा प्रकाशित है यह? सबका सही, आरती, नवोनिल, कविता, रितेश, राखी, अंकित, मैहर का लड़का। अच्छा चलो भाई, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का किसने पब्लिश किया? जेम्स मिल ने पब्लिश किया। ठीक है, कैनिंग के टाइम पे क्या हुआ था? कैनिंग के टाइम पे 1857 का रिवोल्ट हुआ था। हेस्टिंग्स तो देख ही चुका, डलहौजी के तो क्या ही कहने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज दी वोटिंग एज? याद कर लो भाई, ठीक है, ऐसा नहीं क्योंकि मैं 2-3 बार करवा चुका हूँ। डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स 1848 और टेलीग्राफ लाइन, पोस्टल वर्क, डी क्या हो गया, पोस्टल वर्क डिपार्टमेंट हो गया आपका एस्टैब्लिश हुआ, टेलीग्राफ लाइन डली थी, वुड्स डिस्पैच आए थे 1854 में। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज दी वोटिंग एज डिक्रीज? तो वोटिंग एज किससे डिक्रीज करी गई थी? तो वोटिंग एज आपको पता है 61st अमेंडमेंट 1988 में। 1989 में पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मल्टी मेंबर्ड बॉडी बना। फिर से 18 लो तुम। यूपीएससी किस आर्टिकल में आता है और किस पार्ट में आता है ये भी बताओ। किस आर्टिकल में आता है और किस पार्ट में, दोनों चीज़ बताओगे आप। तो पार्ट की जब बात करेंगे ना, भाग कौन सा है? तो भाग है इसका 15 में आता है इलेक्शन कमीशन। 14A में कौन आता है? 14A में अगर पूछ ले तो ट्रिब्यूनल्स आते हैं, ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी आएगा। ठीक है, और दूसरा टाइप का कौन सा होता है? तो यहां पे आंसर होगा 315 से 323 आर्टिकल। और ध्यान रखना, ये सिर्फ यूपीएससी नहीं, इन जनरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यहाँ यूपीएससी भी है और स्टेट पीएससी भी है। जॉइंट पीएससी जो होता है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होता है, वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर में सेटअप किया जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए कॉमन। क्लियर है? तो 315 से लेके 323। और जो यूपीएससी का चेयरमैन होता है उसके लिए रिटायरमेंट एज कितनी होती है? तो 6 साल या 65 साल की उम्र, ये चेयरमैन के लिए होता है। लेकिन मैम, और जो क्या बोलते हैं, मतलब यूपीएससी के जो मेंबर्स और चेयरमैन होंगे। वहीं अगर बात करेंगे स्टेट पीएससी के जो मेंबर्स और जो चेयरमैन होता है उसके लिए 6 साल और 62 साल होता है। यहाँ पे यूपीएससी के चेयरमैन के लिए 6 साल और 65 साल, और स्टेट पीएससी वाले के लिए 6 साल या 62 साल, 62। ठीक है, और फिर से ले तुम 18। आज तो 18 तुमको 3 बार लेंगे, 18 18 18। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु में रिजर्व अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द प्रेसिडेंट्स का कंसेंट? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए कौन आरक्षित कर सकता है? ऑपोजिशन पार्टी इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर कर सकता है, चेयरपर्सन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर चीफ मिनिस्टर कर सकता है। तो कौन कर सकता है रिजर्व बिल को? तो भाई एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, ये मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जल्दी से बताओ कमेंट करके। चेयरमैन प्रीति सूदन है अभी। आज लेक्चर ख़त्म होगा ही नहीं, 18 पे ही स्टक हो जाएंगे हम। तो ऑपोजिशन, तो आंसर क्या होगा? गवर्नर रिजर्व करता है। और ये इसका ध्यान रखिएगा, ये इसका पावर होता है कैसा? डिस्क्रिशनरी पावर होता है, मन मुताबिक। हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट है चाहे गवर्नर है, एडवाइस पे काम करते हैं। किसकी एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। और प्रेसिडेंट के केस में ये एडवाइस बाइंडिंग होती है। दो गवर्नर के केस में बाइंडिंग नहीं होती है, लेकिन प्रेसिडेंट के केस में एडवाइस बाइंडिंग होती है कि उसको माननी पड़ेगी। मतलब एक बार लौटा सकता है लेकिन दूसरी बार में माननी पड़ेगी। और बाइंडिंग किसने किया था? 42nd अमेंडमेंट ने। एक बार लौटा सकता है, ये 44th अमेंडमेंट ने बोला था।
अब गवर्नर क्या करता है, रिजर्व कर सकता है बिल को, अगर उसको लगता है कि इसका लेना देना कुछ सेंटर से है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उस केस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। कमेंट में आपको बताना है कि मनी बिल जो धन विधेयक होता है, इसको कौन सर्टिफाई करता है एज अ मनी बिल? हु सर्टिफाइज अ बिल एज मनी बिल? चलो फाइनली 19th आ चुका है। मरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन विच ओशन? तो मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? और भाई कल कंप्यूटर की क्लास है शाम 6 बजे, मिस मत करना। आई थिंक शाम 6 बजे ही है ना? क्यों? शाम 6 बजे ही होगी, तो उसको मिस मत करना। अमन सर करवाने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी वो। प्रभु सबका नंबर 18 ही कर देते हैं तो ठीक होता है। हाँ चलो, तो मनी बिल की अगर बात करेंगे तो हु सर्टिफाइज, तो मनी बिल ध्यान रखना इसका 109 में क्या है डेफिनेशन, और वो पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन 110 एंड प्रोसीजर लिखा हुआ 109 में। प्रोसीजर मतलब किस किस तरह से आता है। तो सबसे पहली बात यह है कि इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, हाँ तो राज्यसभा में भी सकता है, लेकिन इंट्रोड्यूस लोकसभा में होगा। स्पीकर ऑफ जो लोकसभा है वो सर्टिफाई करेगा कि ये कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, धन विधेयक है कि नहीं, ध्यान रखना स्पीकर करता है। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है कि भाई मनी बिल ले आए, तो बोलेगा प्रेसिडेंट ले आओ। लेकिन क्यों लेनी पड़ती है? बिकॉज प्रेसिडेंट के पास इस केस में, इस बिल के केस में सस्पेंसिव वीटो नहीं होता है, यानी कि वो बिल को रिटर्न नहीं कर सकता है टू हाउस, क्योंकि उसी से पूछ के लाया गया है। देर इज़ नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन दिस काइंड ऑफ बिल। इसमें कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है। ठीक है, जॉइंट सिटिंग सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में अलाउड होती है, ना तो मनी बिल में और ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में अलाउड होती है। और जॉइंट सिटिंग किस उसमें आर्टिकल में दी हुई आप बताएंगे। देन अगर बात करेंगे मनी बिल में, राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का टाइम होता है कि वो उस पर रिएक्ट कर ले, नहीं तो मान लिया जाएगा कि जैसे लोकसभा ने पास किया वैसे ही उसने भी पास कर दिया। जॉइंट सिटिंग की बात करेंगे तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, आर्टिकल 108 में दिया हुआ है, आज तक 3 बार हुई है। बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म जो बिल था उसमें, एंड डाउरी प्रोहिबिशन बिल 3 बार हुई है। और ये लोकसभा के हिसाब से चलती है, और जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है वो प्रिसाइड करता है, लेकिन बुलाता कौन है, समन कौन करता है, प्रेसिडेंट। कल भी बताया था। तो मरियाना ट्रेंच की अगर बात करेंगे तो पैसिफिक ओशन में है, ये प्रशांत महासागर में है। डेप्थ कितनी इसकी, ये डीपेस्ट पॉइंट है ऑन दी अर्थ, डीपेस्ट पॉइंट है ये। कितना डीप है? लगभग 11 किलोमीटर्स। आपको पता है 8848 मीटर ये हाइट है माउंट एवरेस्ट की, जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है हमारे अर्थ में। और सबसे जो डेप्थ वाला पॉइंट है इतना है, जो कि कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में। पैसा से हमको क्या याद रखना है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है सर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। और पैसिफिक ना कि सिर्फ सबसे बड़ा है बल्कि सबसे डीपेस्ट भी है। अटलांटिक जो है आपका एस शेप में है, सबसे बिजिएस्ट ओशन भी है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ यूरोप, यहाँ साउथ अमेरिका, तो बड़ा ट्रेड यहाँ से फ्लो होता है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ जीके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक गेम्स डिड इंडिया डिड नॉट वॉन गोल्ड? इनमें से किस में इंडिया ने गोल्ड नहीं जीता था, बताओ। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सर कंप्यूटर लेक्चर प्राइवेट होगा, ऋचा जी शायद प्राइवेट तो नहीं होना चाहिए। मैथ्स की क्विज़ स्टार्ट करें, ठीक है। मैथ्स की क्विज़ भी, क्विज़ ग्रुप में भाई सभी लोग ज्वाइन है कि नहीं है? जो क्विज़ ग्रुप अपना चलता है उसमें सभी लोग हैं कि नहीं हैं? उसमें मैथ्स के भी क्विज़ स्टार्ट करवाने वाले हैं भाई हम लोग, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का, हल्के मत लेना। 1928 में हमने गोल्ड जीतना शुरू किया, 32 में जीता, 36 में जीता, ठीक है, 32 में जीता, 36 में जीता, देन फिर उसके बाद हुए नहीं 40-44 में, 48 में जीता, हाँ, और 56 में जीता, ठीक है। और 1936 और 40 भी तो होगा, 44 में नहीं हुआ था, ठीक है। 48 में जीता, कितने हो गए, 6 हो गए,
28, 4 32, 4 36, 4 40 और 48 और आपका 56 में। तो ये हमने बैक टू बैक 6 गोल्ड मेडल जीते थे। 60 में हमने नहीं जीता था, 60 में नहीं जीता था हमने, ठीक है। 60 में पाकिस्तान ने हरा दिया था फाइनल्स में। किसने जीते थे? ये हमारी जो हमारी हॉकी टीम थी, हॉकी टीम, आपको पता है ना, इंडियन हॉकी टीम इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल हॉकी टीम इन दी ओलंपिक्स। तो लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते इन्होंने, और 60 में पाकिस्तान ने हराया, फिर 64 में हमने पाकिस्तान को हराया फाइनल्स में और फिर से जीते। 64 में एक जीते, 7वां गोल्ड मेडल, और आखिरी जो गोल्ड मेडल जीता था हमारी हॉकी टीम ने वो 1980 का मॉस्को ओलंपिक्स हुआ था, उसमें जीता था। तो आज तक हमने सिर्फ 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, हमने मतलब इंडिया ने 10 गोल्ड, जिसमें 8 तो हमारी हॉकी टीम लेके आई और 2 इंडिविजुअल हैं, जिसमें एक अभिनव बिंद्रा और एक टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कौन, नीरज चोपड़ा लेके आए थे। तो आज तक सिर्फ 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, और माइकल फेल्प्स ने अकेले 23 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब आते हैं साइंस पे कि इनमें से गलत कौन सा है। मेल ग्राम सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमेट इज प्रेजेंट इन स्टिग्मा, फर्टिलाइजेशन गिव्स अस जाइगोट, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो ये हमने किया नहीं है ना, फर्टिलाइजेशन या फिर रिप्रोडक्शन इन जो फ्लावर होता है, ठीक है, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। चलो, तो अगर हम बात करेंगे तो इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से, तो मेल जर्म सेल्स आर प्रोड्यूस बाय पॉलन ग्रेन्स। अब देखो पूरा रिप्रोडक्शन पहले समझो, देन आगे बढ़ेंगे अब हम, ठीक है। जॉइन आईडी बताइए। जॉइन आईडी भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्विज ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वोटिंग एज नहीं भैया, 1988 में हुआ था आपका अमेंडमेंट, और 1989 में उसको एनफोर्स हुआ था, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ क्या लिखा है, एनफोर्स या फिर क्या। इन विच द फॉलोइंग वाज द वोटिंग एज रिड्यूस। तो एक्ट आया था 88 में और रिड्यूस हुआ था 89 में, ऑप्शन नंबर 4, यस, ठीक है। ठीक है, चलो भाई, तो करें आगे। इसका पूरा ध्यान समझना भी, ठीक है। ये हम लोगों ने भी किया नहीं, अच्छे से समझना इसको। फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है, तो ये आपको पता है, या तो हम बना दें, तुम्हें ड्राइंग तो पता ही है हमारी, बना दें क्या, बना ही देते हैं साला। जब तक बनाओ ना तब तक मज़ा नहीं आता, एकदम फील नहीं आता है, क्यों, क्या कहते हो, बना दें, ड्राइंग का प्रदर्शन कर दें आज तुम्हारे सामने। लेकिन हाँ, लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि $1 मिलियन पेंटिंग्स होती हैं ये, ऐसे नहीं कि बस लीक कर दिया कहीं पे, ठीक है, लीक नहीं होनी चाहिए। देखो ये क्या है, ये है फिलामेंट, ये क्या है, एंथर, और इसके अंदर जो लगे हुए वो क्या है, पॉलन ग्रेन्स, ठीक। अब क्या होगा, किसी भी कारणवश ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये पहुंचेंगे यहाँ पे, और जब पहुंचेंगे ना यहाँ पे, आए हाय, परम आनंद की प्राप्ति होगी। क्यों, स्टिकी है भाई, ये स्टिग्मा स्टिकी है, चिपचिपा है, चिपका लेगा इनको, कहेगा आओ कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब चिपकेगा क्या, पॉलन ग्रेन्स, तो ये जो है लुढ़क के कहाँ पहुँचेगा। अब जैसे पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ गया, 1 2 3 जितने भी, अब ये जो लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ ओवरी में, और ओवरी जो है इसमें लगे हुए ओव्यूल्स, ओवरी में क्या लगे हुए ओव्यूल्स। अब जब ये यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे जो है हार्ट बीट तेज हुई, समझ आ गया कि कोई आया है, जल्दी बुलाओ, जल्दी आओ, जल्दी जूम करो, और जल्दी से जो है एक के पास पहुँचेगा थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज व्हाट, कीमोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म क्या है, मूवमेंट है, क्योंकि केमिकल की वजह से हो रहा है तो इसको कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं, ठीक। अब ये जो पॉलन ग्रेन है विच इज अ मेल गैमीट,
will come in contact with this ovule which is a female gamete, और दोनों क्या मिलाएंगे, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट इज इक्वल टू जाइगोट। वो जाइगोट बनाएगा धीरे धीरे बड़ा होकर सीड यानी बीज, और ये ओवरी जो है, ओवरी क्या, ये ओवरी, ये बन जाएगा फल, और फल के अंदर आ जाएंगे बीज। तो ऐसे बनता है फल के अंदर बीज, समझे अभी। ये बन जाएगा फ्रूट और ये बन जाएंगे सीड, ओव्यूल जो बन जाता है वो सीड बन जाता है। समझ में आई बात आपको। अब ये जो प्रोसेस जिसके थ्रू यहाँ पर पहुंचे इसको बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं, परागण हिंदी में बोलते हैं, और अंग्रेजी में पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन डिफरेंट चीज़ों की वजह से हो सकता है। अगर हवा से पहुंचे, हवा से भी हो सकता है, एयर से भी, ठीक है, इंसेक्ट की वजह से भी हो सकता है, पानी की वजह से भी हो सकता है। तो किसको क्या बोलते हैं वही पता होना चाहिए। जैसे कि इसको एनिमोफिली बोलते हैं, इसको हाइड्रोफिली बोलते हैं, इसको एंटेमोफिली बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये क्या होते हैं। अब यही नहीं, अभी और सुनिए। ये जो आपको देख रहा है ये ओवरी है, ये स्टाइल है, स्टाइल, बड़े आराम से, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं व्हाट, पिस्टल, पिस्टल। एंड दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, फीमेल पार्ट होता है ये। जो फिलामेंट है एंथर पॉलन ग्रेन्स, इनको कलेक्टिवली बोलते हैं स्टेमेन, और ये मेल पार्ट है भैया, नाम में ये मेन, तो इसमें याद करने में दिक्कत क्या है, मेल पार्ट है स्टेमेन, मेन। और पिस्टल लेके रखी है विमेन ने, क्योंकि ये मेन जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए तो पिस्टल लेके उन्होंने रखी है, या फिर इसको कार्पसल के नाम से भी जानते हैं। समझ में आई बात इतनी, समझ में आई तो करो फिर इसको। मेल जर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन ग्रेन्स, यस। फीमेल गैमीट इज प्रेजेंट इन द स्टिग्मा, नो भैया नो। फीमेल जो गैमीट है वो तो यहाँ पर है, ओवरी के अंदर है। फीमेल गैमीट क्या है, ओव्यूल्स हैं, और ओव्यूल्स तो ओवरी के अंदर है, तो ये तो गलत हुआ। फर्टिलाइजेशन गिव्स अस जाइगोट, यस, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट यानी पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स मिला के मिलके जाइगोट दे देंगे। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, यस। अब एक ऐसा क्या, एक ऐसा फूल, क्योंकि फूल क्या होता है, फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। तो ये तो किसका है, गुड़हल का, जिसको कि हिबिस्कस बोलते हैं अंग्रेजी में। अब हिबिस्कस में तो तुमको देखने को मिल रहा है कि मेल भी है, ये फीमेल भी है और मेल भी है, मेल भी है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और फीमेल में भी है। लेकिन हर कोई इतना फॉर्चुनेट नहीं होता है कि मेल भी है वहीं है, फीमेल भी वहीं पे है। तो क्या होता है, अगर किसी में मेल फीमेल दोनों है तो उसको हम बोलते हैं व्हाट, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल या फिर मोनोइशियस। क्या बोलते हैं, मोनोइशियस बोलते हैं या फिर बाइसेक्सुअल बोलते हैं, बाइसेक्सुअल या मोनोइशियस। जैसे कि अपना ये गुड़हल हो गया। लेकिन अगर किसी में एक ही है, एक मतलब या तो सिर्फ मेल है और या सिर्फ फीमेल है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल या डायोशियस, ठीक है, यूनिसेक्सुअल या फिर डायोशियस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका हिबिस्कस हो गया, गुड़हल जिसको बोलते हैं, और रोज़ ले लो, ठीक है, और आपका लिली ले लो, ट्यूलिप ले लो, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं आपके बाइसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल में पपाया हो जाएगा आपका, यूनिसेक्सुअल में पपाया हो जाएगा आपका। और कौन से हो जाएंगे पपाया के अलावा, वाटरमेलन आप ले लो, खीरा ले लो, ककम्बर, वाटरमेलन ले लो, ये सब जो हैं आपके यूनिसेक्सुअल हैं। और बाइसेक्सुअल मैंने आपको बता दिए कौन है, जितने फ्लावर हैं, ट्यूलिप, रोज़, ये सब, ठीक है। और हिबिस्कस, टमाटर, टमाटर का भी देखोगे तो उसमें दोनों होते हैं, टोमेटो। अब देखो यहाँ पर आपका ये मेल और फीमेल मिल के देख रहे हो कितना सब चल रहा है। तुम ही सिंगल हो बेटा, सब तो सब सेट है। विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एन एप्पल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x is f, then the force acting on same apple kept at a distance 2x will be। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है बिटवीन द टू मासेस एंड दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बताओ आप जल्दी से। याद तेरी आएगी, हमको बड़ा सता है कि बेटा जीवेश ज़्यादा शायर होने की ज़रूरत नहीं है, आंसर दो जरा। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये दुख का है, ख़त्म नहीं होता। ऋषि बेटा रोना नहीं है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, और ये भी बताओ साथ साथ कि वैल्यू के अलावा इस वैल्यू को दिया किसने था और कब दिया था, ये बताना आपको। तो भाई सिंपल है, डिस्टेंस आप डबल कर रहे हैं,
तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। कि कोई है ऐसा महानुभाव जिसको ये बात समझ ना ही हो कि कैसे इसको डबल करने से, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स इसको बढ़ाओगे ये कम होगा, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो दो, ये 2r की जगह 2r करोगे तो 4r² हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है। g की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इस वैल्यू को दिया था हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में, 1798 में। सिमिलर तरीके का ऐसा ही दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको कूलॉम्स लॉ से एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है, कूलॉम का नियम बोलता है के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। सेम ही तो है। ये कूलॉम्स लॉ के हिसाब से ये जो फोर्स लगता है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ सिंपल। चार्ज की यूनिट बताओ जल्दी से क्या होती है, और इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस लेते हैं, ऐसे नहीं कि इनकी पेरिफेरी से डिस्टेंस ले लोगे, सेंटर से, यानी इनकी जैसे पॉइंट चार्जेस है इनका रेडियस भी लोगे, ठीक है। वैसे तो पॉइंट चार्जेस है तो क्या ही रेडियस होगी, क्योंकि पॉइंट चार्जेस का मतलब होता है बहुत इनके बीच में डिस्टेंस है और इनका जो साइज़ है वो काफ़ी कम है। तो खैर Q1 Q2 चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम्ब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन इन द लिवर लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड, तो यकृत में आयरन की अधिक मात्रा जमा होने से क्या हो जाता है, तो लिवर के रिगार्डिंग क्या हमें पता है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये सेक्रीट करता है क्या, गॉल ब्लैडर में जो स्टोर होता है बाइल जूस क्या करता है, मल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, प्लस मीडियम को बेसिक बनाता है। इसमें क्यूपफर सेल्स होती हैं जो पावर ऑफ रीजनरेशन रखती हैं, और अगर तुम बहुत ज़्यादा पीते हो ना तो लिवर तुम्हारा डैमेज होता है, तो इसलिए पीना नहीं है आपने गंदी चीज़ें, अच्छी चीज़ें पियो, ठीक है। तो लिवर जो होता है ये क्या करता है, लिवर में अगर अनीमिया तो यार आपका आयरन की वजह से, ठीक है, आयरन की कमी की वजह से अनीमिया होता है आपका। परनीशियस अनीमिया, विटामिन B12 आप रिकॉल करो, परनीशियस अनीमिया हो जाता है। B12 का साइंटिफिक नेम बता दो जल्दी से कमेंट में। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, और मलेशिया का मतलब क्या होता है, मलेशिया नहीं भैया। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब है कि आपकी जो बोन्स हैं वो काफ़ी वीक हो चुकी हैं। क्यों, क्योंकि आपका बोन में, आपके शरीर में विटामिन D की मात्रा कम हो चुकी है। विटामिन D को से कौन सी बीमारी और हो जाती है ज़रा बताओ, बच्चों में जो देखने को मिलती है, हीमोसिरोसिस हो जाता है लिवर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वाशियोर्कर जो होता है ये तो प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, प्रोटीन की अगर कमी हो जाएगी तो फिर क्वाशियोर्कर हो जाएगा। और मेरास्मस क्या होता है, मेरास्मस होता है ओवरऑल जो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी होती है, ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, और एक और होता है ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, छेद से हो जाते हैं आपके बोन में, ठीक है। और परनीशियस एनीमिया, विटामिन B12 को बोलते हैं क्या, साइनोकोबालामीन। विटामिन B के कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, 8, आठों को 8 मारो, एक साथ याद करो उनको, ठीक है। कि आपका थायमीन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, नाइसिन होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है, पिरिडॉक्सिन होता है, फोलिक एसिड, बायोटिन, ये सब आपके होते हैं। देन आपका आ जाता है साइनोकोबालामीन। B3 से कौन सी डिजीज़ होती है आपकी, 3D डिजीज़ होती है, पेलाग्रा को 3D डिजीज़ बोलते हैं, डिमेंशिया, डर्मेटिस, और उससे डायरिया हो जाता है। और बताओ जल्दी से कि जो रीनल ट्यूब डिफेक्ट है वो किससे होता है। एंड दी लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, किससे हम परमानेंट हार्डनेस रिमूव करते हैं, स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। PSC PUC कमेटी करवा दो आशीष यादव, आशीष जी की स्पेशल डिमांड पर अभी हम करवाते हैं, रुको आशीष, ठीक है करवाते हैं अभी। तो टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा, इसके क्या यूजेस होते हैं, एंटासिड के तौर पे यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, जब बेकिंग सोडा को एक माइल्ड एडिबल एसिड में उसको मिला देते हैं तो CO2 गैस का रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से फ्लफ़ी चीज़ें बन जाती हैं, जिसकी वजह से उसको हम यूज़ करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री वगैरह में। इससे हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, बिकॉज एक हम एसिड लेते हैं, इसके साथ में एक्सटिंग्विशर के अंदर डाल देते हैं, और जब वो दोनों निकलते हैं तो मिक्स होकर निकलते हैं। CO2 गैस जो है वो काइंड ऑफ वो बना देती है आग के आसपास CO2 की बाउंड्री लेयर, ठीक है। तो ध्यान रखना उसमें यूजुअली हम H2SO4 को लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड,
ठीक है, CaOCl2, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है ड्यू टू दिस ऑक्सीजन। ये आपका ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, इससे हम वाटर को प्योरीफाई भी करते हैं, ठीक है। और इसको हम ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ कर सॉरी ग्लास बोल रहा हूँ, इसको हम पेपर एंड वुड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा से परमानेंट हार्डनेस वाटर रिमूव करते हैं, एंड साथ ही साथ इसको हम ग्लास और सिरेमिक इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला का बात करेंगे तो Na2CO3.10H2O, यानी कि 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें अटैच्ड होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, जिसको कि हम एक एल्कली भी बोलते हैं। एल्कली वो बेस होते हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। अच्छा, वो सॉल्ट आपको याद होनी चाहिए जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, जैसे कि ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट .5H2O, वाइट विट्रियोल, जिंक सल्फेट .7H2O, ग्रीन विट्रियोल, फेरर सल्फेट .7H2O, देन आपका एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O, देन आपका जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, उसको हीट कर देते हैं 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो POP बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट .12H2O, जो कि होता है हेमी हाइड्रेट होता है वो। और जो भी है ग्रीन और ब्लू और ये वाइट, ग्रीन ब्लू ये सब देख रहे थे, अगर इनके वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चले जाएं तो इनका रंग भी उड़ जाता है, ठीक है। इट्स दी होमवर्क टाइम। ओ शिट, होमवर्क टाइम। अब तुम्हें कौन करवाएगा तुम्हारा होमवर्क, कल का होमवर्क? तो खैर बता दो, ये अब बता ही देता हूँ मैं। होमवर्क तो क्या है, तो जल्दी से बताओ इसका, है ना, क्योंकि कब कल लेक्चर तो होना नहीं है, तो करवा ही देते हैं। इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल which physical quantity is represented by middle finger? है मिडिल फिंगर। खैर कोई नहीं, देख लेते हैं। तो आज ही हम लोगों ने बैच में कवर भी किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को किसने डिस्कवर किया था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को किसने डिस्कवर किया था? ये डिस्कवर किया था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने। कब किया था? 1820 में, ठीक है, 1820 में। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जेम्स पी जूल ने 1840 में, 1840 में। अब अगर बात करेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को तो आज ही मैंने एक्सप्लेन किया था टेलीग्राम में अपने हाथ के साथ, वो भी। तो फ्लेमिंग जी ने जो है मेरे लेफ्ट हैंड का रिवील करवा दिया। अब राइट हैंड का रिवील तो अभी नहीं हुआ, लेकिन वही सेम चीज़ें आपको पता होगा। अंगूठा, मिडिल, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर, FBI, बस आपको याद रखना है। देखिए होता क्या है ना, फ्लेमिंग जी का एक तो लेफ्ट हैंड है और एक राइट हैंड है। फ्लेमिंग का लेफ्ट और राइट। जो लेफ्ट है उससे हम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। फोर्स किस में? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में लेके आते हैं, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड में लेके आते हैं, तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो उसको हम इससे निकालते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, जहाँ पे जो अंगूठा है वो फोर्स को दिखाएगा, जो फोर्स हमें कैलकुलेट करना है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा। 4 फिंगर आपकी बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट को इंडिकेट, ठीक है, करंट को आई से डिनोट करते हैं, FBI। देन राइट हैंड रूल की अगर बात करेंगे तो ये इंड्यूस्ड करंट को, क्या इंड्यूस्ड करंट, देखो मैं पहले लिख देता हूं। तो जब हम किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं, सिर्फ कंडक्टर को, ठीक है, लाते हैं किसमें? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में। जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में उसको लाएंगे, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो उसमें करंट दौड़ेगी। तो उस करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए वही सेम है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन यहाँ से निकल आएगी। और फोर्स या फिर मोशन मतलब जैसे आप उसको ला रहे हो, उसका जो मोशन हो रहा है वो यहाँ पर अंगूठा दिखाएगा, 4 फिंगर में ये, और करंट आपका ये। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आज ही मैंने वीडियो डाला है पूरा समझाते हुए टेलीग्राम पे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं उसमें जाके कि किस तरह से निकालते हैं उसको, ठीक है। तो इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल विच फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट बाई मिडिल फिंगर, तो यार बीच वाली आपको पता है कौन सी दिखाती है? करंट को दिखाती है, चाहे लेफ्ट हो और चाहे राइट हो, दोनों में ही। हाँ, प्रीवियस जो लेक्चर था होमवर्क का वो वाला ये था कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ विच, और एक चीज़ कि जो लेफ्ट हैंड रूल है इस पे आपका काम करता है क्या? इस पे आपका काम करता है मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वही राइट हैंड रूल पे आपका जनरेटर काम करता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। जो किसने दिया था जरा बताएंगे?
जनरेटर और डायनमो दोनों का काम क्या होता है? दोनों का काम होता है कि आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें। और ये किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। और कब दिया था ये भी बताओ कमेंट में, माइकल फैराडे ने कब दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर पूछा है क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम किसको प्रोड्यूस करते हैं सर मैडम? क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्लोर ये रहा आपका, एल्कली ये रहा आपका। क्लोर एल्कली आपको पता होगा जहाँ पर हम ब्राइन को लेते हैं, ब्राइन क्या होता है? एक्वस NaCl होता है। देन इसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं और हमें क्या मिल जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है लेकिन क्योंकि पानी में डिजोल्व हो जाता है तो एल्कली हो गई है। और ये हमें कैथोड में मिलता है, ये हमें कैथोड में मिलेगी और ये हमें मिल जाएगी एनोड पे। ठीक है, तो ये एनोड पे और ये दोनों जो है कैथोड पे मिल जाते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब यहाँ पर किसी ने पूछा था कि सर जी वो कमिटी बता दो जरा, तो कमिटी भी बता देते हैं अब, क्योंकि आज आखिरी दिन है और आखिरी इच्छा तो हम आपकी पूरी करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी कमिटीज़ होती हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ यानी समितियाँ, वो दो तरह की होती हैं। हाँ अभी आते हैं, सबके डाउट्स लेंगे, रुक जाओ। ठीक है, कमिटीज़ जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं परमानेंट कमिटीज़ जो परमानेंट नेचर की होती हैं, एक होती हैं टेम्पररी कमिटीज़, स्थाई और अस्थाई, गैर स्थाई बोल लो। परमानेंट को हम बोलते हैं स्टैंडिंग कमिटीज़, खड़ी हैं कहाँ पर? पार्लियामेंट में। क्यों? क्योंकि इनका परमानेंट काम होता है इसलिए। ठीक है, और टेम्पररी की अगर बात करेंगे तो इनकी एड हॉक कमेटी इनको बोलते हैं। और जो स्टैंडिंग कमेटी होती हैं ये भी मल्टीपल टाइप्स की होती हैं। अब इसमें जो हमें पढ़ना होता है फाइनेंशियल, स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमिटीज़, ये 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक होती है एस्टिमेट्स कमेटी और एक होती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पब्लिक अकाउंट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग में दोनों में 22 मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसमें भी वही होता है, 22 होते हैं टोटल, 15 और 7 का डिवीजन होता है लोकसभा राज्यसभा में। इसमें ना बहुत ज़्यादा होते हैं, 30 होते हैं और ऑल फ्रॉम लोकसभा, एक भी राज्यसभा से नहीं होता इसमें। मेंबर्स जितने भी होते हैं वो सब 1 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, 1 साल, सबको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से चुना जाता है। ठीक है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है 1921 में बनती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1919 में, जिसको मॉन्टेगी चेल्फोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, उसके हिसाब से 1921 में ये सेटअप हुई थी। देन अगर बात करें एस्टिमेट कमेटी, तो ये सबसे पहले 1950 में पोस्ट इंडिपेंडेंस इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये ध्यान रखेंगे 1950 में। ठीक है, और ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश हुआ था? ये आपका जो है, ये जो कमेटी बनी थी इसका नाम क्या था? पहले तो इसका वो तो हमने देख लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। ये जो है आपका एकदम से दिमाग से नाम जा रहा है, क्या नाम था एस्टिमेट कमेटी इनका? तो हो जाएगा आपका कृष्णा मेनन कमेटी। ठीक है, कृष्णा मेनन कमेटी। और एस्टिमेट कमेटी में वो कौन थे यार, दिमाग से नाम जा रहा है, किसी को याद है? जॉन मथई, जो हमारे देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक, और कुछ इसमें छूट तो नहीं रहा है? नहीं छूट रहा है, 15, 22, 30, 22 ये सब हो गया और नहीं, सब कुछ हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, 1 साल के लिए होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मेंबर सबसे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन एस्टिमेट कमेटी में होते हैं, प्राक्कलन समिति बोलते हैं इसको, लोक लेखा समिति बोलते हैं, और सारे लोकसभा से होते हैं। ठीक है, चलो और कुछ पटेल साहब एक बार और आप कमेंट कर देना, है ना? ठीक है, एक बार आप और कमेंट कर देना तो मैं वो करवा दूंगा। आई थिंक आपने सॉरी एक बार आपने मेल और कर देना, आपने मेल किया था लेकिन शायद मैंने भूल गया, लेकिन एक बार और आप कर देना, मैं करवाता हूँ उसको। ठीक है,
हाँ जी, तो अभी पीडीएफ आपको परमार एसएससी टेलीग्राम से मिल जाएगी, जिसको नोट्स चाहिए वो यहाँ से ले सकता है। बाकी यार देखो, अभी क्योंकि डेट्स आई नहीं है, हमने ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें कर ली हैं। आप पार्ट 1 को करिए, पार्ट 2 करिए, अच्छे से रिवाइज करिए। अभी क्योंकि डेट्स आई नहीं है ना, आई वुड हाईली एडवाइज़ यू, अगर जिसको और लेक्चर्स करने हों, आई वुड हाईली एडवाइज़ यू 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी के लिए। और ये दिमाग, अगर तुम मेरे पे बिलीव करते हो तो दिमाग से पूरी तरह निकाल देना कि एसएससी है और ये वो, ठीक है। अगर तुम मेरे पे बिलीव करते हो तो ठीक है, मैं खुद ही आपको कोई गलत चीज़ एडवाइज़ नहीं करूँगा, ठीक है। ऑलराइट, सर सुबह पढ़ लिया पर टाइम पे याद नहीं रहता। अच्छा, रिवीजन करिए बार बार, है ना, बार बार रिवीजन करिए। CHSL के लिए अपना लाइव बैच कब शुरू करेंगे? फिर शुरू कर CHSL के लिए भाई ऐसा अलग अलग एग्ज़ाम के लिए कोई बैच नहीं आता, साल में बस एक ही बार एक ही बैच आता है बस, और अलग अलग नहीं आता है। ऋचा भगत कोई नहीं, अभी PY की सीरीज स्टार्ट हुई। तेजस सर प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड एक शॉर्ट ही डाल दीजिए। अब स्ट्रैटेजी यार तेजस, हमें खुद नहीं पता क्या एग्ज़ाम कैसा, क्या स्ट्रैटेजी, थोड़ा देखना पड़ेगा। आर्यन जी धन्यवाद। PDF तो यार लेक्चर की जो PPT की होती है वो तो टेलीग्राम पे परमार एसएससी में पड़ी हुई, टेलीग्राम का सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन ये जो कोर्स है यहाँ पर सब हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे आपको। डिजिटल नोट्स हिंदी के देखते हैं लवेश, क्योंकि यार बनाने वाला भी चाहिए। इंग्लिश के तो हैं लेकिन हिंदी के नहीं है। हिंदी का अगर कोई डिजिटल नोट्स बना सकता है, किसी के पास डिजिटल नोट्स का मतलब होता है iPad वगैरह होना चाहिए, ठीक है, तो उसमें डिजिटल नोट्स बनाने होते हैं तो आप बता सकते हो। राइट, कोई अगर है तो आप मेल वेल कर सकते हो, जो ऑफिशियल नंबर वगैरह है, और अपना जो भी सेंड कर दिया करो कि यार ये हमने किया है, ठीक है, उस तरह से। ये नंबर है व्हाट्सएप, मेरा नहीं है, ठीक है, क्वेरी नंबर है ये। चलिए भाई, करंट अफेयर का देखते हैं, देखना पड़ेगा थोड़ा करंट अफेयर का, है ना। सर मुझे हायर कर लो भाई, हायर क्या कर लो, बनाना आना चाहिए ना। कोई अगर हो भाई डिजिटल नोट्स बना सकता है हिंदी के, तो डेफिनेटली कांटेक्ट करें, आपका स्वागत है, बिकॉज हमें नीड है उसकी। तो कृपया आइए और अपनी सेवाएं दीजिए परमार एसएससी पर। डिजिटल नोट्स का मतलब है जिस तरह से इंग्लिश के आप देखते हैं, ठीक है, iPad वगैरह में फिर कोई डिजिटल टैबलेट पे बने हुए होने चाहिए, है ना। चलिए, थैंक यू, एंड काफ़ी अच्छा लगा ये 20 लेक्चर्स में, ठीक है। और आगे जैसे ही एग्ज़ाम डेट आती है तो देखते हैं, है ना। ठीक, चलिए भाई, थैंक यू सभी को एंड धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को। अपडेटेड रहिएगा, क्विज़ ग्रुप को ज्वाइन करके रखिएगा, एंड जैसे एग्ज़ाम डेट वगैरह आते हैं तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। राइट, थैंक यू। और PY की सीरीज़ में रेगुलर हो जाएंगे जिन लोगों को और कंटेंट चाहिए तो।